हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी जिद है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जय मंगल, जय संविधान, जय ओबीसी। मैं अमित सिंह विद्रोही, मैं उत्तर प्रदेश से संगठन का संस्थापक हूँ और आप सभी का आभार कि आपने समय दिया और इतना प्यार दिया। ये जो लड़ाई है ये आज की लड़ाई नहीं है, हजारों हजार साल से ये लड़ाई चली आ रही है। अगर हम साक्ष्यों की बात करें, जहाँ तक हम देख पाते हैं, तो तथागत बुद्ध से लेकर के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू होती है। और उससे भी पीछे जाएं तो यहाँ यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं सारे। अगर हम इससे भी पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ जिनको हमने अपना नायक माना है, तो भगवान राजा कृष्णचंद्र ने भी उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ये बहुत पुरानी लड़ाई है। बुद्ध के बाद पेरियार, रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव लड़ रहे हैं, मानवर काशीराम, कर्पूरी ठाकुर और तमाम महानायक, महात्मा फुले, साहू जी महाराज। इतने सारे नाम हैं लेने के लिए, अगर हम नाम लेने बैठेंगे तो एक लंबा समय लगेगा। तो ये लड़ाई जो है ये एक परंपरा है जो हजारों हजार साल से चली आ रही है, जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। और वो परंपरा आज हम नौजवान, जो हमारी पीढ़ी है, इसके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है। और जो नौजवान इसको समझ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपने लोगों को कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से हमारा दमन किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक लैंग्वेज का इस्तेमाल न करते हुए, क्योंकि हम सब किसान मजदूर वर्ग से हैं, तो मैं उसी भाषा में अपने गांव देहात की जो लोकल उदाहरण अपनी बात को शुरू करूँगा। मैं जाति जनगणना से अपनी बात को शुरू करूँगा और मंडल कमीशन से लेकर के कोलेजियम टीम लेयर लेटरेंसी जो पूरा षड्यंत्र है, 2-2 मिनट में उसको कंप्लीट करूँगा। जाति जनगणना, जैसे कि शिवरतन जी ने कहा, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा या आपका या ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? जनगणना इतनी मायने क्यों रखती है? आप में से मुझे सारे लोगों से मेरा सवाल है कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी हो, कोई भोज हो, दावत हो, तो जब भोज करते हैं तय करते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है या कितने लोग आएंगे। ये तय होता है ना, 5 लोग आएंगे, 1000, 10,000, ये तय करते हैं। फिर उसी के हिसाब से खाने की या जितने वाले लोग हैं उनके रहने की, सोने की, बेचने की जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं, तो उसी हिसाब से की जाती है, नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो जब एक छोटा सा प्रोग्राम मात्र 1000, 500 या 2 नंबर के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिएगा इस देश में जिसमें 130 करोड़ 135 करोड़ की जनसंख्या है, उस आबादी में 135 करोड़ की आबादी में आपके लिए सरकार बिना नंबर की योजना कैसे बना रही है? मोदी जी वहां से कह देते हैं कि साहब हमने ओबीसी के लिए इतना बजट जो है पास कर दिया है, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा उनसे कि साहब कैसे किया, आपको कैसे पता हमें इतना ही पैसा चाहिए? आंकड़े हैं क्या? आपको कैसे पता कि हमें इतने की ही जरूरत है? ये तो बताओ, इसका जवाब। कोई भी सरकार आती है यही करती है। जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक एक लड़ाई जो और बीच में इन लोगों ने फंसा दी है, जो वो लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं, जैसे राजू भैया ने बताया, मुश्किल से अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 7% से ज़्यादा नहीं है पूरे देश। और जो विशेष षड्यंत्रकारी है, एक स्पेशल ग्रुप है, उसकी आबादी 2.5% से ज़्यादा नहीं है। तो
जो लोग सदियों से हमारे हक को लूटते आए हैं, 90% संसाधनों पे जिनका कब्जा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था कि 100 में 90 सूते तय 90 भाग हमारा है, धन दौलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है ये इतनी आसान नहीं है। पहली चीज मारी जाएगी, जेल जाएगी और तीसरी चीज जाएगी। बिहार में तीसरी राज कर रही है। पहली चीज मारी भी गई है और जेल भी गई है, और आज भी जेल हम जा ही रहे हैं। लेकिन अन्य जगह पर अभी ये थोड़ा सा पीछे, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की या हरियाणा की, तो उसको भी हमें बराबर में लाना पड़ेगा। संख्या है उसके हिसाब से उसकी जो भागीदारी बनती है, जो उसका हक बनता है, चाहे वो न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, नौकरियों में हो, जल जंगल जमीन पर हो या संपत्ति पर हो, ये संविधान कहता है, ये हम नहीं कहते। जिस संविधान से ये देश चलता है, जिस संविधान से सरकारें चलती हैं, जिस संविधान के तहत योजनाएं बनती हैं, उस संविधान में ये दर्ज है कि देश के नागरिकों को, प्रत्येक समाज को जिसकी जो संख्या है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तभी उनके साथ न्याय होगा। ये बात मंडल कमीशन ने भी अपने जो रिपोर्ट है उसमें कहा है। आज हमारे बीच में मंडल कमीशन को लेकर के एक भ्रम है। तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब उनसे मंडल कमीशन पर बात की जाती है तो कहते हैं कि 27% नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर के मंडल कमीशन आया, जबकि ये पूरा सच नहीं है। आधा अधूरा सच और आधा झूठ है। मंडल कमीशन ने 40 सिफारिशें की, जिसमें से 22 मुख्य बिंदु आपके हाथ में जो पंपलेट है इस पे हमने दर्ज किए हैं। उन 40 सिफारिशों में सिर्फ एक सिफारिश है जो नौकरी की बात करती है। सरकारी नौकरियां देश में 1.5% है। मंडल कमीशन ने नौकरियों में रिजर्वेशन की प्रतिनिधित्व की बात सिर्फ इसलिए की। मंडल कमीशन ये कहता है जिस समाज में कोई एसपी, डीएम, कलेक्टर जज बन जाता है, ऊंचे ओहदे पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति के जज या ऊंचे ओहदे पहुंचने से केवल उसके परिवार का आर्थिक स्तर जो है सुधरता है, लेकिन जो सामाजिक और मानसिक स्तर होता है वो उसके पूरे समाज का ऊंचा उठता है। मनोबल उसको मिलता है, प्रेरणा मिलती है उससे आगे बढ़ने की। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कि आज अगर आपके सागर जिले में कोई यादव समाज का लड़का अगर नीट में टॉप कर जाए, बीए में टॉप कर जाए, इंटरमीडिएट में टॉप कर जाए, जिला टॉप हो जाए, तो तमाम संगठन, तमाम लोग, तमाम पॉलिटिशियन उसको बधाई देते हैं, उसका फोटो लगाते हैं। तो टॉप तो उसने कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन मनोबल पूरा समाज का बढ़ा, उससे प्रेरणा पूरे समाज को मिली। तो नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात है वो सिर्फ आपके मानसिक लेवल को उठाने के लिए है, आपको प्रेरित करने के लिए है। बाकी के जो सिफारिशें हैं वो ओबीसी के आर्थिक उत्थान की है, शैक्षणिक उत्थान की है और उसको लेकर के है। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये मंडल कमीशन की। अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए एक दूसरा मिनी संविधान है। ओबीसी के पास 2 संविधान है, एक भारतीय संविधान जिससे पूरा देश चलता है और एक मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए संविधान है। तो मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की गई, जब वीपी सिंह ने उस समय घोषणा की, तो आप ये सोचिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, जहाँ ये केस डाला गया, केस पड़ गया, जज थे, सारे जज जो बेंच में थे इसके फैसले सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने एक लंबा समय से इस बात की खोज पड़ताल में बताया कि पूरी रिपोर्ट एक पॉइंट मिल जाता है जिसका आधार लेकर के हम इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दें और कचरे में फेंकवा दें। ठीक है, लेकिन वीपी मंडल साहब जो कि इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ते आ रहे थे और उनके सहयोगी जो उनके साथ में सहयोग कर रहे थे, पूरी जो टीम उनकी थी,
जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए सर्वे कर रही थी, आंकड़े निकाल रिपोर्ट तैयार कर रहे थे सहयोगी, उन सभी लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार की कि जो 9 जजों की बेंच थी उसको एक पॉइंट नहीं मिला कि आपकी रिपोर्ट को खारिज कर दें। उसके बाद जब उनको रिपोर्ट खारिज करने का कोई कारण नहीं था तो उन्होंने और चीज़ें आप पर क्रिमिलेयर लगा दिया। आप क्रिमिलेयर क्या होता है जाति भाषा में बताना चाहूँगा कि मान लो कि कोई 90 साल का बुजुर्ग है, जैसे हमारे दादाजी है, अगर उनके दांत नहीं है और इन्हें हम चना दे दें कड़े वाले तो दादाजी नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये बच्चा है ये खा सकता है, इसे हम नहीं देंगे। तो सरकार ने क्या किया, जजों ने क्या किया, क्रिमिलेयर लगा दिया कि साहब जो संपन्न है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, जो खुद पेट बेचारा नहीं पाल सकता अपना, तो उसको आरक्षण देंगे। क्यों? क्योंकि आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, उस काबिल बनेंगे, अप्लाई करने के लायक बनेंगे, हाई एजुकेशन लेंगे, तब ना आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा नौकरी में। अनपढ़ तो नौकरी में जाता नहीं है। तो उन्होंने क्रिमिलेयर लगा दिया। क्रिमिलेयर से भी जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो एक नया खेल उन्होंने शुरू किया जिसको कहते हैं कॉलेजियम। इससे पहले कॉलेजियम नहीं था। 92 में मंडल कमीशन आया, 92 में क्रिमिलेयर लगा, 93 में कॉलेजियम आया। अब कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जज ही जजों का चुनाव करते हैं। ठीक है। होता क्या है कि आम भर्तियों में क्या होता है, वैकेंसी निकलती है और जो भी प्रोसीजर होता है, रिटर्न होता है, मेडिकल होता है, अभ्यर्थी होते हैं उसको देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब कहीं जा कर के सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जज कैसे नियुक्त होते हैं इस देश में, इसको जानने के बाद में आपको भरोसा हो जाएगा कि आपके साथ कभी न्याय होने वाला नहीं है जब तक ये व्यवस्था है। जजों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आज देश में 300 परिवार के लोग जज हैं, उसमें से भी मुश्किल से 100 परिवार ऐसे हैं जो परमानेंट, बाप दादा दादी जीजा साली साला फूफा फूफी भाई भतीजा पूरा मतलब वही जज बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। तो प्रक्रिया क्या इन्होंने की, कॉलेजियम लाए, क्योंकि इनको डर हो गया कि जब ओबीसी के लोगों को अब ये जाग गए हैं, पढ़ने लगे हैं, आरक्षण मिल गया है, तो आगे आकर के ये जज भी बनेंगे। जब ये जज बनेंगे तो अपने लोगों के साथ ये न्याय करेंगे, उनको सम्मान मिलने लगेगा, उनके अधिकार मिलने लगेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कॉलेजियम की व्यवस्था को बनाया और किया। अब क्या होता है कि अगर जैसे भोपाल जबलपुर हाई कोर्ट है आपका, जबलपुर हाई कोर्ट में अगर 2 जज 4 जज की सीट खाली है, नियुक्ति करनी है, तो क्या होगा कि 5-7 जजों की एक कमेटी बन जाएगी और वो 5-7 जज मिलके तय करेंगे कि किसको जज बनाना है। तो वो सारे जज जो है जिसका नाम भेजेंगे, मिश्रा का, दुबे का, तिवारी का, चौबे का, छब्बे का, तो वो नाम जो है जाएंगे सरकार के पास में, सरकार उसको जो है अपनी मोहर लगा देगी, जज बन गए। अच्छा, एक सवाल आप बताइए कि अगर मान लो कि हमारे यहाँ कोई सरकारी अस्पताल है या सरकारी स्कूल है जिसमें हम टीचर हैं या डॉक्टर हैं और वहाँ कोई पोस्ट खाली है और सरकार हमसे ये कह दे कि एक काम करो, आपसे कह दे कि काम करो, आप जो है एक लोग डॉक्टर या अध्यापक बनाना है, आप नियुक्त कर दो, तो आप क्या करोगे? अपने ही घर परिवार का नियुक्त करोगे। तो ये तो अन्याय हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है। तो यही व्यवस्था भारत के जजों की नियुक्ति। भारत के जज जितना भ्रष्ट है उतना भ्रष्ट तो भारत के नेता नहीं है। आपके अधिकारों की लूट जब भी होती है तो न्यायपालिका से होती है। जब 10% EWS जिसको कहते हैं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन जो है किया गया है, आर्थिक आधार पर 7% लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसके लिए किसी आंकड़े की कोई ज़रूरत नहीं, किसी सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है जिनकी संख्या ही 10% नहीं है उनमें 10% गरीब है। और वो भी कैसे? हम और आप ओबीसी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख कमाते हैं, पंजाब में 2.5 लाख आप कमाते हैं तो आप अमीर हो गए, आपको आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। जो पहले मैंने क्रीमिलेयर कहा था ये उसी का पार्ट है। ठीक है। अपने यहाँ 6 लाख है मध्य प्रदेश में, आप 6 लाख कमाते हो तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमिलेयर का ही पार्ट है।
उत्तर प्रदेश में भी वही 6 लाख है। तो हम 2.5 लाख से 6 लाख को विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अगर कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो हम जो है क्रीम हो गए, हम अमीर हो गए, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग अगर 8 लाख भी कमाते हैं साल पे, 66,000 रुपया महीना, तब भी वो लोग गरीब हैं, वो दया के पात्र हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। ये यहाँ के न्यायपालिका के जो जज हैं और ये सरकारें जो हैं, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं सब जगह, तो ये इनका दोहरा जो चरित्र है, इससे आप उसको समझ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने तीसरा षड्यंत्र किया। क्रीमी लेयर हो गया, कॉलेजियम हो गया। अब इनको इतने से भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने कहा कि इनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, और जब इनके बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे इनको रोकें, क्योंकि ये तो अब तो जर्नल में फाइट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, निजीकरण ले आई, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दी। सबसे पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया एजुकेशन में, जो स्कूल थे, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश ने ये कहा है कि हाई एजुकेशन में ओबीसी के बच्चों को 27% कोटा दो। ओबीसी बाहुल्य इलाकों में बच्चों के लिए, ओबीसी के बच्चों के लिए सरकारी छात्रावास बनाओ, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, अपने बच्चे को किसी शहर में रख के पढ़ा नहीं पाएगा, फीस भी देने की क्षमता नहीं है उसमें, तो मकान का किराया और रहना खाना ये सब कहाँ से भरेगा। तो उनके लिए सरकारी छात्रावास बनाओ साहब, और रहने खाने की व्यवस्था आप करो। हमारे बच्चों के लिए और अधिक शैक्षणिक उत्थान के लिए आप हमारे जो गांव क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल आप शुरू करो निःशुल्क, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो इन्होंने एजुकेशन के निजीकरण कर दिया। अब एजुकेशन का जब निजीकरण हो गया तो निजी हाथों में एजुकेशन जा रही है। अभी तो थोड़ा ही हुआ, पूरी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जब एजुकेशन 100% निजी हो जाएगी, आप देखिए ये एक नई पॉलिसी और ले आए इसको मजबूत करने के लिए, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम इन्होंने दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसको जैसे देहाती भाषा में बात करें तो बंद करो और मिक्स करो, यानी कि क्लोजर और मर्जर। तो क्लोजर मर्जर क्या है, क्लोज कैसे करना है और मर्ज कैसे करना है। आपके आप सरकार के अगर उसमें 3,000 बच्चे नहीं हैं तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाए, यानी कि क्लोज। ठीक है, 10 किलोमीटर बाद एक स्कूल है, उसमें अगर बच्चे हैं, कम हैं, 2,000 हैं, 2,500 हैं, यहाँ के बच्चे उठा करके 3,000 पूरे होते हैं, तो ये स्कूल उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि मिक्स हो गया। और अगर उसमें भी 3,000 तब भी बच्चे पूरे नहीं होते हैं तो उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा, तीसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। तीसरे में पूरे नहीं तो उसको भी क्लोज कर दो, चौथे में कर दो, यानी कि जब तक 3,000 पूरे ना हो सारे जिले के स्कूल बंद करते चले जाओ। जब आज सोचिए, जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में स्कूल होता है तब भी हमें बच्चों को भेजने में तकलीफें होती हैं। अगर स्कूल 50-50 किलोमीटर में हो जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो ये जो है इतना षड्यंत्र इस तरीके से कर रहे हैं कि कैसे हमारे लोगों को एजुकेशन से बाहर किया जाए। मंडल कमीशन ने कहा कि हमारे बच्चों के, हमारे समाज के जो वित्तीय उत्थान के लिए, इनके लिए वित्तीय निगम बनाओ। कोई वित्तीय निगम बना है ओबीसी का? कोई बना है? कोई वित्तीय निगम नहीं है। कोई ओबीसी मंत्रालय है? कोई ओबीसी कल्याण बोर्ड है? लेकिन साहब विप्र कल्याण बोर्ड है, ब्राह्मण मंत्रालय है, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, ब्राह्मण वित्त निगम है। सोचिए क्यों? इसलिए ओबीसी का नहीं है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। हम सोच लेते हैं कि ठीक है जब सबको मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज जो परिस्थितियाँ हैं और जो आने वाला समय है जिसको हम देख पा रहे हैं, कई सालों से, लंबे समय से मैं गांव-गांव जा रहा हूं और उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत भी मैंने काफ़ी संपर्क लोगों से किया है। हजारों गांव हमने घूमे हैं, कई जिले घूमे हैं, कई प्रदेश घूमे हैं, कई बुद्धिजीवियों के साथ में, कई तमाम तरह के लोगों के साथ में इस पर विमर्श हुआ है। आगे आने वाला जो समय है वो हमारे जो पीढ़ी आ रही है, आपका समय ठीक ठाक गुजर गया, रहा निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे बाद जो नई जनरेशन आ रही है, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इन लोगों की जो हालात होने वाली है इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। अगर हम आज चुप रहे, आज खामोश रहे, आज बोले नहीं,
तो निश्चित मानिए साहब कि हमारे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। इनको जो है न पहनने को कपड़ा नसीब होगा, न खाने को रोटी नसीब होगी। जो ज़माना पहले था, आज़ादी से पहले के जो हालात थे वही हालत बना दिए जाएंगे। MP MLA बनना छोड़ दीजिए, आप जज और कलेक्टर बनना छोड़ दीजिए, आप चपरासी नहीं बन पाएंगे, आप जमींदार बनना छोड़ दीजिए, आप मजदूर कहलाने लायक नहीं रहेंगे। सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं किसानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, वो इतनी ज़्यादा भयानक है, इतनी ज़्यादा भयावह है, क्योंकि जब पूंजीवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद का गठजोड़ होता है तो वो पूरे देश को बर्बाद कर देता है, पूरी आवाम को तहस नहस कर देता है। तो वही चीज़ हो रहा है जो कभी जर्मनी में हुआ है, इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में पूंजीवाद का, ब्राह्मणवाद का, सामंतवाद का गठजोड़ है, और ये गठजोड़ इतना ज़्यादा घातक है कि हमारी नस्लों को बर्बाद कर देता है। तो इसके खिलाफ अगर हम मुखर नहीं हुए तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हमें जागरूक और संगठित होना पड़ेगा। और अंत में मैं कहूँगा कि जो भीम सिंह पटेल जी एक लाइन बोला करते थे, तो मैं उसको कोट करूँगा, ज़्यादा आवश्यक है आज के दौर में, प्रासंगिक है। और मैं साथ में काशीराम जी की भी उस बात को जोड़ूंगा। वो कहते थे कि आरक्षण से लेंगे SP DM, आरक्षण से लेंगे SP DM, और वोट से लेंगे CM PM। अब जब ना आरक्षण बचेगा तो SP DM भी नहीं बनेगा। और वोट के हालात तो साहब ये हैं कि वोट तो सब EVM से जा रहा है, आप कहीं भी डालो वहाँ तो कमल ही खिलेगा, क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे हैं, हमारे नेता भी नहीं बोल रहे हैं। जब तक हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो भीम सिंह पटेल जी अक्सर कहा करते थे, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, आहों से पत्थर पिघलेगा इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा इस धोखे में मत रहना, इस भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई बुला बुला कर देगा इस धोखे में मत रहना। आप सर छोटूराम साहब थे, वो हमेशा एक बात कहते थे, किसी भी सभा में जाते थे, सर छोटूराम साहब का नाम सुने हैं आप लोग, सुने होंगे, दीनबंधु सर छोटूराम, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के समय स्वतंत्र सरकार चलाई। आप सोचिए, हमारे पुरखों ने हमें हर रास्ता दिखाया, हम किसान कमेरों के पुरखों ने हमें हर रास्ता दिखाया, क्योंकि हमारा जन्म भी संघर्ष से होता है और मरण भी संघर्ष में होता है। सर छोटूराम कहते थे, जहाँ भी सभा करते थे कि हे मेरे भोले किसान, तू दो बात मेरी मान ले, एक तू बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। तो जब तक हम मित्र और शत्रु की पहचान नहीं करेंगे और जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे अपने अधिकार के लिए, निश्चित है कि हमें न तो हमारा अधिकार मिलेगा और ना ही हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बनेगा। ना ही हम आरक्षण बचा पाएंगे, ना ही सत्ता बना पाएंगे, ना ही व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। जो हालात आने वाले हैं निश्चित तौर पर वो हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। और आप सब समझदार हैं, आप इस चीज़ों को अच्छे समझते हैं, आपने समय दिया, सुना, और इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को जय मंडल, जय संविधान, जय। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।